गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है रचित पवार और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 3 में। अभी तक हमने बेसिक्स जो पढ़ा है उसको मैं छोटा सा एक क्विक शॉर्ट नोट में रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर यूज टू गवर्न द ऑपरेशन ऑफ द यूजर और विच मेक्स द वर्क ऑफ यूजर वेरी इजी। ठीक है, वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस और इज अ वे टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर एंड फाइंड द लूप होल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। उसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टम टेस्टिंग, मतलब जहाँ सिस्टम में जिस सिस्टम में सॉफ्टवेयर बना है उस सिस्टम में टेस्ट करना। फिर यूनिट टेस्टिंग पढ़ा था, मतलब साइट टेस्टिंग। उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पढ़ा था, जिसे हमने बोला था कि यूज़र की एंड में वो टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था वी शेप मॉडल। वी शेप मॉडल में हमने क्या पढ़ा था? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब रिक्वायरमेंट गैदर करना, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, सब सिस्टम डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, वी शेप मॉडल होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग लास्ट में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन। वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन में मैंने बताया था कि वैलिडेशन फाइनल प्रोडक्ट के लिए होता है और वेरिफिकेशन हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी। नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी से पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़। टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़ में हमने पढ़ा था कि मॉडल बेस्ड टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़, फिलोसफिकल टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़, एनालिटिकल टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़ और भी बहुत सारे टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़ के मतलब हमने पढ़े थे कि भाई वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ अब मैं आगे डिस्कशन के साथ मैंने आगे बढ़ता हूँ। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, किसी भी कन्वेंशनल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, आपने पहले पढ़े भी होंगे, कहीं ना कहीं सुने भी होंगे। नहीं सुने हैं तो बहुत अच्छा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो मॉडल या सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्लियरली बोल दिया है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सेकेंड होता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, एक जगह वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक जगह ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब आपके अंदर ये उत्सुकता जाग रही होगी कि व्हाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग या व्हाट इज़ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, कोई भी मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट होता है या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट होता है। इसके अलावा किसी तीसरी टाइप की टेस्टिंग नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्टिंग में घुसोगे या बहुत ज़्यादा टेस्टिंग को पढ़ोगे तो फिर रेड बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ब्लू बॉक्स टेस्टिंग होती है, तो वो सब भी वाइट एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के ही पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ एक प्रॉपर डेफिनेशन की। बट अगर किसी ने बोल दिया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी बताओ, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ फाइंडिंग एरर्स टू मेथडोलॉजीज आर यूज इन कन्वेंशनल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस। ठीक है, नंबर 1 में है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, नंबर 2 में है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। बेसिक ये बता देता हूँ कि अगर कोई बोले कि व्हाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के नाम से आती है। ठीक है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के नाम से फेमस है, या फिर हम उसे ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कह सकते हैं। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारे फंक्शनल टेस्टिंग के नाम से फेमस है। ठीक है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रक्चरल या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से फेमस है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारी फंक्शनल के नाम से फेमस है, फंक्शनल टेस्टिंग के नाम से फेमस है। तो अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। वाइट बॉक्स टेस्टिंग फोकस ऑन द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम टू वेरीफाई ऑल द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस एज वेल एज द लॉजिकल कंडीशन इज एक्सरसाइज। मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग फोकस करते हैं कि हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही, और वो लॉजिकल कंडीशन पे भी काफ़ी अच्छे से फोकस करता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अनलाइक वाइट बॉक्स टेस्टिंग, black box testing doesn't require knowledge for program integral working. Testing is carried out to the verify functions. मतलब white box testing की तरह अगर वाइट बॉक्स टेस्टिंग की तरह ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज की वो नहीं होती, बस ये होता है कि हमारा फंक्शन अच्छे से काम कर रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, इट इंक्लूड इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग और पार्टीशन टेस्टिंग। ये एग्जाम्पल है कुछ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के। ठीक है,
अब आता है हमारा जो हम कम्प्लीटली फोकस करेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, ठीक है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसे हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग और स्ट्रक्चर टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक बेसिक हिंदी में जैसे बोलते हैं कि भाई एक बेसिक वो बता दो कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ये तो पूरी थियोरेटिकल नॉलेज है, पर हम अपनी जो मेरी अपनी नॉलेज है उसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जो या तो कोई प्रोग्रामर करता है, या तो कोई कोडर करता है, या तो एक हाईली नॉलेजेबल पर्सन करता है जिसको उस कोडिंग उस प्रोग्रामिंग की नॉलेज होती है जिस पे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाए, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे को बहुत अच्छी नॉलेज, वी हैव टू नो about the good knowledge of programming, coding और that particular software, ठीक है, जिससे हम उसकी लूप होल्स को निकाल सकें। वाइट बॉक्स मतलब क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी इसे हम कहते हैं। क्लियर बॉक्स टेस्टिंग मतलब हमें समझना है, उसको तमीज़ से सफाई से समझना है कि उसमें क्या कोई फंक्शन यूज़ हो रहा है, कौन सा फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। पूरा प्रोग्राम को अगर हमने निचोड़ के एक निचोड़ लेना है तो वो आउटपुट का निचोड़ क्या आ रहा है, वो होता है हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट पाथ विद इन अ मॉड्यूल हैड बीन एक्सरसाइज एटलीस्ट वंस, ऑल द लॉजिकल डिस्कशन आर टेस्टेड फॉर देयर बोथ साइड, ट्रू और फॉल्स, all loops are tested and their boundaries and within their optional bonds. Internal data structure are ensured for their validity, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या मैंने क्या बताया था कि सारी चीज़ें टेस्ट होती है, प्रोग्रामर को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रोग्रामर को अच्छी नॉलेज होगी तो फिर वो लूप्स को टेस्ट कर सकता है, उसकी बाउंड्री वैल्यूज़ को टेस्ट कर सकता है, वो सारे डिसीजन को टेस्ट कर सकता है कि भाई वो अगर ट्रू होगा तो उसका क्या आउटपुट आएगा और फॉल्स होगा तो उसका क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का एक पार्ट है बेसिक पार्ट टेस्टिंग। बेसिक पार्ट टेस्टिंग में क्या होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और हर स्ट्रक्चर के हर पाथ को, पाथ 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, हर पाथ को चेक किया जाता है एक पर्टिकुलर सीरीज या एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है। पास टेस्टिंग के कुछ वो होते हैं, टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स आता है फ्लो ग्राफ नोटेशन। फ्लो ग्राफ नोटेशन में क्या होता है, हमारे एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट जैसे एक ग्राफ बनता है, उसमें अलग अलग तरीके से एरो से इंडिकेट हो जाता है नीचे वाला पोर्शन। एक फर्स्ट पोर्शन होता है जैसे हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं, एक लास्ट पोर्शन होता है जैसे हम फाइनल स्टेट बोलते हैं। एरोस की मदद से हम उसको एक डिज़ाइन करते हैं और फिर हम एक एक पाथ को, एक एक रूट को, एक एक पर्टिकुलर जिसे हम बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी को हम बस टेस्ट करते हैं, तो वो होता है फ्लो ग्राफ नोटेशन। फ्लो ग्राफ नोटेशन में हमारे कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे हमारा पहला नोड जिसे हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं उसे हम नोड बोलते हैं। हमारे एजेस होती हैं, एजेस मतलब वो डंडियाँ जो हमारे दो नोड्स को या वो एरोज जो हमारे दो नोड्स को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद होता है हमारा रीजन, मतलब रीजन क्या होता है, वो बाउंड्रीज होती हैं जो किसी भी एजेस और नोड्स से मिलके बनी होती हैं, उसे हम बोलते हैं रीजन। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग, द पाथ विच इंक्लूड एटलीस्ट वन न्यू सेट ऑफ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट और न्यू कंडीशन इज सैड टू बी इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग। इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग मतलब एक नया प्रोसेस या एक नया पाथ होता है। अब हम उसको ऐसे नहीं कि जैसे फ्लो ग्राफ में तो हम ऊपर से नीचे ही जाते हैं, पर इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग में हम इंडिपेंडेंट है, हम कहीं भी जाते हैं, टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, हम हर पाथ में जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग। अब मैं आपको इसके नोट्स दिखा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़ है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक जो नोट्स होते हैं, हर एक नोट्स को मैं ध्यान से लिखा नहीं सकता, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसमें पढ़ लीजिएगा। जो आपको समझना आए आप मैसेज या कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ये देखिए, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, बेसिक स्मार्ट टेस्टिंग, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको आगे जा रहा हूँ कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग। इसमें भी कुछ नहीं होता, दो टेस्टिंग के टाइप्स हो जाते हैं। जैसे एक कंडीशन टेस्टिंग हो जाती है, मतलब हर एक कंडीशन को टेस्ट करना है, और दूसरा डाटा फ्लो टेस्टिंग हो जाती है, मतलब जिस फ्लो में डाटा जा रहा है। ये सिमिलर है फ्लो ग्राफ टेस्टिंग की वजह से जैसे, बट वही है कि भाई एक होता है बेसिक पार्ट टेस्टिंग, तो बेसिक पार्ट टेस्टिंग में ये दो चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग में भी दो टेस्टिंग आते हैं, एक होता है कंडीशन टेस्टिंग और दूसरा होता है हमारे डाटा फ्लो टेस्टिंग। डाटा फ्लो टेस्टिंग फ्लो ग्राफ टेस्टिंग जैसा ही होता है। कंडीशन टेस्टिंग क्या होता है,
कि होता तो ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग का ही पार्ट है, पर इसमें क्या होता है हर एक कंडीशन चेक होती है कि भाई इफ़ ट्रू इज़ दिस देन इफ़ फॉल्स देन दिस। तो भाई अगर हमने ले लिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हमने चेक किया कि अगर इफ़ ट्रू तो ए इज़ ग्रेटर, और ए इज़ ग्रेटर नहीं होगा तो फॉल्स ही होगा, वो तो बी इज़ ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हमारी कंडीशन टेस्टिंग होती है। उसके बाद आते हैं हमारी लूप टेस्टिंग। लूप टेस्टिंग 4 लूप में आते हैं हमारे टेस्ट होने के लिए। एक होता है हमारा सिंपल लूप टेस्टिंग, मतलब जैसे फॉर लूप हमारा होता है ही। एक होता है हमारा कॉन्केटेड। कॉन्केटेड मतलब 2 लूप्स को ज्वाइन करना, जैसे फॉर के अंदर वाइल यूज़ कर देना, नेस्टेड जिसे हम बोलते हैं। कॉन्केटेड में हम लोग एंड का स्टेटमेंट लगाते हैं, और हमारे जो नेस्टेड होता है उसमें लूप के अंदर हम लूप बनाते हैं। फॉर के अंदर फॉर के अंदर फॉर के अंदर वाइल के अंदर डू वाइल के अंदर फॉर ईच। तो ये हमारा होता है नेस्टेड लूप टेस्टिंग। उसके बाद हमारा आता है अनस्ट्रक्चर्ड लूप टेस्टिंग, जिसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता लूप का, पर लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ होती है, तो उसमें हम बोलते हैं लूप स्टेटमेंट टेस्टिंग। इसमें क्या होता है हम लोग, ये तो एक बेसिक एग्जांपल था कि फॉर और वाइल और डू वाइल, पर ये टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग हम लूप्स के साथ भी कर सकते हैं, लूप के अंदर लूप वाली टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड लूप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब टेस्टिंग तो हमारी लूप वाली होगी, पर उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, वो रैंडमली कोई भी टेस्टिंग कर लेगा, तो उसे हम बोलते हैं लूप टेस्टिंग। अब मैं इसका आपको नोट सिखाता हूँ। ये है कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, और ये है लूप टेस्टिंग। ये तीनों पार्ट, बेसिक पार्ट टेस्टिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग और लूप टेस्टिंग, ये तीनों पार्ट होते हैं हमारे वाइट बॉक्स टेस्टिंग के। आती है हमारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हमने क्या बोला था अभी, इसे हम बोलते हैं अंधाधुन, जैसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे अंधाधुन टेस्टिंग। ठीक है, मतलब एक्चुअली में क्या होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं, या हम इसे बिहेवियरल टेस्टिंग भी बोलते हैं, कि मतलब हमारे सॉफ्टवेयर का क्या बिहेवियर होगा, या हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके का आउटपुट दे रहा है, उससे हम बोलेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए क्या हम टर्म्स एंड कंडीशन यूज़ करते हैं कि भाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कि जो टेस्ट कर रहा है, जो पर्सन टेस्ट कर रहा है, उसको नॉलेज ना भी हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, या हल्की फुल्की नॉलेज भी हो तो चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है, उसको सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, और फिर उसको बोला जाता है कि आप टेस्ट करो, उसके लूप होल्स बताओ कि अगर आपकी ज़रूरत के अनुसार ये काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि भाई ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हुई। ये कोई भी कॉमन पर्सन कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि कोई कोडर या कोई प्रोग्रामर या कोई मैकेनिकल बोल रहा हूँ, अगर कोई मतलब एक्सपर्ट ही इसे यूज़ करे, इसको कोई भी, हम कॉमन लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बताया देता हूँ। The method is also used as behavioral testing, finds error of types of incorrect or missing function, interface error, array in data structure, or internal database access behavioral and performance of error, initialization and terminations of error. White box testing is performed before black box testing. अब इसमें ये भी दे दिया है कि भाई पहले white box testing होती है, फिर black box testing होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक क्या थ्योरी ऐसा हो जाएगा कि थोड़ी बुकिश वाली ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आप पढ़ने के लिए मैं आपको अभी इसके स्क्रीनशॉट लेना दूंगा, पर जैसे मैं समझा रहा हूँ तो मैं यही समझाऊंगा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम बिहेवियरल टेस्टिंग कहते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब उसका जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका बिहेवियर क्या होगा। उसके बाद हम उसे फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, मतलब फंक्शंस में रैदर देन स्ट्रक्चर्ड, ये फंक्शन में ज़्यादा स्कोप होता है इस चीज़ का, क्योंकि फंक्शंस अगर अच्छे से टास्क परफॉर्म करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर एक अच्छा तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, इसमें हम कोई भी लोग, ऐसा नहीं है कि भाई जिसको बहुत डीप नॉलेज है प्रोग्रामिंग की वही इसको अच्छे से कर सके। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम कॉमन लोग भी यूज़ कर सकते हैं, या यूज़र एंड पे भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग के पास क्या थे, हमारा बेसिक पार्ट टेस्टिंग था, कंडीशनल टेस्टिंग था, या लूप टेस्टिंग था। तो इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो कोड होता है या जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वैसे भी जब हम कोड लिखते हैं तो हम उसको फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो बस इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट ही ये है कि इस पूरे बड़े से सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक बंदा छोटे छोटे जो फेजेस हैं उसको टेस्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। अब इसकी एक थ्योरी पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। इट डिवाइड द प्रोग्राम इनपुट डोमेन इनटू क्लासेस एंड
classes of data, they consist of set of valid and invalid states for input condition. Input condition takes the form of one among numeric value or set of related values, arrange the value of boolean condition. ठीक है, इसका बताने का तरीका भी वही था कि भाई हम बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटी छोटी क्लासेस में डिस्क्राइब कर लेते हैं और पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट सबको देखते हैं कि भाई ये सही हो रहा है या नहीं. और अब नेक्स्ट आता है हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को लोग पूछते हैं बहुत ज़्यादा है. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है कि हम एक टेबल बनाते हैं, एक डिसीजन टेबल बनाते हैं. इसमें क्या होता है कि हमने बाउंड्री वैल्यू लेनी है. मतलब अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मिनिमम वैल्यू है, या जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में एक कॉलम है कि एज, उसकी एज में मिनिमम वैल्यू क्या होगी 17. तो हम एक टेबल बना देंगे, उसमें हम मिनिमम वैल्यू ले लेंगे 17, मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे हम 92, कि भाई पर्सन 17 से लेकर 92 के बीच में ही होना चाहिए. ये हमारी क्या होगी बाउंड्री वैल्यू. एक हम मिडिल वैल्यू लेंगे, हाइयर, मिनिमम माइनस मैक्सिमम अपॉन 2. ठीक है, एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे जो होती है हमारी बीच की वैल्यू, जो होती है हमारी एक एवरेज वैल्यू, वो ले लेंगे. और फिर हम उसको निकालेंगे कि भाई अगर जैसे बाउंड्री वैल्यूज़ मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर 92 का पर्सन है तो अगर वो 93 का हो गया तो वैलिड नहीं है वो सॉफ्टवेयर के लिए या वो एज उसके लिए. पर और अगर 17 ईयर्स से कम का बच्चा है तो वो वैलिड नहीं है उस एज वाले फॉर्म के लिए. जो हमने फॉर्म आ रखा है उसमें जो एज का क्राइटेरिया है ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से ही लिया जाता है. क्योंकि अगर बच्चा 17 से नीचे, अगर बच्चा 16 का है तो वो उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है. और उसकी एक मिनिमम एवरेज वैल्यू होती है कि भाई बंदा 62 और 17 और 92 के बीच का होना चाहिए या इनके अंडर ही आना चाहिए. तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इसी के लिए यूज़ होता है. और मोस्ट ऑफ द एरर्स जो निकल जाते हैं ना वो बाउंड्री वैल्यू में ही निकल जाते हैं रैदर देन इन द मिडल और द सेंटर. ठीक है, चलो मैं आपको अभी एक थोड़ा सा नोट्स दिखा देता हूँ. ये है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के नोट्स. ठीक है, अब ये है हमारे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के नोट्स. मैं आपको इसका एक वो भी दिखा दूँगा. ये देख लीजिए, ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्ज़ाम पर्पस या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. देख लीजिए, एक बॉक्स बना रखा है, इनवैलिड मतलब मिनिमम -1 और इनवैलिड मैक्सिमम -1. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी आती है, देखिए मिनिमम, मैक्सिमम, प्लस मिनिमम, माइनस मैक्सिमम. ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है. इसके बाद ये देख लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग के भी नोट्स आप ले लीजिए. इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग के भी नोट्स आप ले लीजिए. ठीक है, इसके बाद हम ये देख लीजिए आप इसको ध्यान से, वीक, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डिसीजन टेबल. डिसीजन टेबल में कुछ नहीं होता. डिसीजन टेबल सिंपल है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के जैसे ही है. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी है या बिहेवियरल टेस्टिंग या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है जिसमें हम कुछ इस तरीके के टेबल बनाते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट को बाय करना है, येस नो. ठीक है, और अगर कॉस्ट ग्रेटर देन है तो हम इसको बाय कर लेंगे. अगर मैक्सिमम 13,000 है तो हम इसको बाय कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर लेंगे. कुछ ऐसे तरीके के एक टेबल बनता है, डिसीजन टेबल बनता है. और इस डिसीजन टेबल के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है. ठीक है, सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैथडोलॉजीज़. अब आगे हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने नोट्स दिए हैं, अगर आप उसको एक बार पढ़ेंगे भी तो आपको समझ आ जाएगा. सबसे पहले वाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ा था जिसमें हमने बेसिक पार्ट टेस्टिंग पढ़ा, हमने कंडीशन टेस्टिंग पढ़ा, हमने लूप टेस्टिंग पढ़ा. उसके बाद हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ा. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने पढ़ा इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग या इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग. उसके बाद हमने पढ़ा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और तीसरा हमने पढ़ा डिसीजन टेबल. डिसीजन टेबल मुझे लगता है कि पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. पर डिसीजन टेबल में भी जो मैंने आपको नोट्स दिए आप उसे रिवाइज़ कीजिएगा और अगर आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो. यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. एंड इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट्स या आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक यू सो मच.